स्टार समाचार प्रस्तुत करता है विंध्य का अब तक का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर 18 से 20 अगस्त यूकेएस पैलेस रीवा में। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। मुहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध, आगामी त्योहारों को लेकर कलेक्टर ने की अपील, शांति एवं सावधानी पूर्वक मनाएं त्योहार। सतना में युवक को थूक कर चटाने का वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार, क्षत्रिय समाज ने भी किया घटना का विरोध। 4 सरपंच एवं 3 सचिवों के विरुद्ध वसूली राशि न जमा किए जाने पर दर्ज हुई एफआईआर। खबरें अब विस्तार से। 4 सरपंच एवं 3 सचिवों ग्राम पंचायत भुलगढ़, ढाबा तिवरियान, संगहन कला एवं ठुर्रिया पर एफआईआर दर्ज। वित्तीय अनियमितता के दोषी पाए जाने पर वसूली राशि न जमा करने पर हुई एफआईआर। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत भुलगढ़ जनपद पंचायत रीवा में श्रीमती सविता साकेत एवं पूर्व सचिव श्री भगवान दीन दाहिया, वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत सुमेधा द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के परिप्रेक्ष्य में जिला सीओ स्वप्निल वानखेड़े, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के निर्देशानुसार जांच कराई गई। उक्त जांच उपरांत गंभीर वित्तीय अनियमितताएं पाई गई, जिसमें पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 5 लाख राशि निकालकर पीसीसी रोड निर्माण नहीं कराया गया। इसी प्रकार 12 लाख रुपए एलईडी लाइट का निकालकर अनुकूल एलईडी नहीं लगाई गई। सरपंच एवं सचिव द्वारा शासकीय राशि का दुरुपयोग का दोषी पाया गया, जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली योग्य जमा करने के आदेश दिए गए थे। ग्राम पंचायत ढाबा तिवरियान जनपद पंचायत हनुमाना के सरपंच श्रीमती सीता शुक्ला एवं सचिव श्री सत्येंद्र सिंह पर वसूली राशि क्रमशः 15,82,135 रुपए आरोपित थी। ग्राम पंचायत सगहन कला जनपद पंचायत हनुमाना सरपंच श्रीमती मानवती पांडे पर वसूली राशि 9,495 रुपए एवं सचिव श्रीमती सुधा पांडे पर 9,495 रुपए वसूली राशि नहीं जमा कराई गई थी। ग्राम पंचायत ठुर्रिया जनपद पंचायत हनुमाना श्रीमती सरपंच श्री रईस कोल 3,61,651 रुपए वसूली राशि एवं सचिव श्रीमती सुधा पांडे वसूली योग्य राशि 3,61,651 रुपए का गबन किया गया था। वसूली आदेश के संबंध में बार बार निर्देशित किए जाने के बाद भी दोषी सरपंच एवं सचिव द्वारा वसूली योग्य राशि नहीं जमा की गई, इसलिए संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वानखेड़े जी के द्वारा वित्तीय अनियमितता, अमानक स्तर निर्माण पर पूर्व में समस्त ग्राम पंचायत जनपद पंचायतों को निर्देश दिए गए थे। विकास कार्यों में आवश्यक सुधार नहीं होने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनते हैं इस संबंध में जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी लगातार चल रही कार्रवाई के परिपालन में जिनके ऊपर राशि की वसूली की गई लेकिन उन्होंने राशि जमा नहीं की है, इन सभी के ऊपर एफआईआर करना शुरू किया है। जिनके ऊपर राशि वसूली हुई थी और जमा नहीं की, उनमें ग्राम पंचायत ढाबा तिवरियान, सगहन कला और ठुर्रिया यहाँ के सरपंच और सचिव पे एफआईआर कराई गई है। इन लोगों को कलेक्टर सर के द्वारा धारा 40-92 के तहत सुनवाई कराई गई, लेकिन सुनवाई के बाद जो भी उन पे वसूली आई है, इन्होंने बार बार नोटिस देने के बाद भी जमा नहीं की गई। उसके बाद ये कार्रवाई कराई गई है। स्टार समाचार प्रस्तुत करता है विंध्य का अब तक का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर 18 से 20 अगस्त यूकेएस पैलेस रीवा में। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा पुराना कलेक्ट्रेट भवन। विभिन्न विभागों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, पार्किंग के लिए की गई विस्तृत व्यवस्था। स्टाम्प वेंडर एवं टाइपिस्टों ने ली राहत की सांस। हम आपको बता दें कि पुराने कलेक्ट्रेट भवन का एक बार फिर नवीनीकरण किया जाएगा, जिसके लिए कलेक्टर डॉक्टर इलैया जटी के द्वारा पुराने भवन में लगने वाले विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया गया है।
कचहरी में लगने वाली भीड़ एवं अस्त व्यस्त खड़े वाहनों के लिए पुराने कलेक्ट्रेट भवन के पीछे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग की आवश्यकता को देखते हुए कलेक्ट्रेट भवन की जर्जर बिल्डिंग को भी गिराने की बात कही जा रही है, जिससे यातायात व्यवस्था सहित पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से बनाई जा सके। कचहरी में आने वाले लोगों के लिए पूर्व से ही पार्किंग व्यवस्था पुराने कलेक्ट्रेट भवन रजिस्ट्री ऑफिस के पीछे कर दी गई है। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के द्वारा पुराने निर्वाचन भवन का भी निरीक्षण किया गया है। वहीं आसपास मौजूद जर्जर हो चुके भवनों को गिराकर पार्किंग व्यवस्था को विस्तृत किया जाएगा। वहीं कलेक्टर ने बताया कि 2 करोड़ की लागत से नए रिकॉर्ड रूम सहित अन्य भवनों का निर्माण होना है, जिसको लेकर आज निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान डीएसपी यातायात सहित एडीएम इला तिवारी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से प्राप्त जानकारी के अंश। नहीं, वो एक रिकॉर्ड रूम है। हम लोग एक नया रिकॉर्ड रूम बनाने के ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं, उसका प्रॉपरली अभी नहीं रखा हुआ है। सो डायरेक्ट हम लोग एक न्यू बिल्डिंग, उसमें ना प्रॉपर है ना रैक्स वगैरह के रिडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ये जोड़ा हुआ है। अभी उसको डीपीआर बनाना है। एक प्रथम है ना प्रिलिमिनरी स्वीकृति ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं। सो इसमें 2 करोड़ रुपीज़ में एक प्रॉपर नया रिकॉर्ड रूम बनाना है। सो उसको लेकर हम लोग ने आज है ना पूरा निरीक्षण किया है। उसके साथ साथ हमारी ये ना पुराने तहसील भवन है, उसका भी है ना पूरा रिनोवेशन होना है और नया टॉयलेट्स है ना पब्लिक के लिए ना कलेक्टेड कैंपस में बनना है और पार्किंग के लिए शेड है, उसको भी बनाना है। और ये पुराना तहसील भवन की इंटीरियर और एक्सटीरियर का है ना पूरा रिनोवेशन होना है। ये चारों प्रोजेक्ट्स है ना हम लोग ऑलरेडी है ना हम लोग स्वीकृति है ना शासन की ओर से मिल चुकी है। अभी डीपीआर की है ना स्टेज पे है रिडेंसिफिकेशन के अंतर्गत। सो उसके लेकर है ना निरीक्षण किए हैं और उसमें हम लोग लगातार एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये इसमें कैसे किया जाए, व्यवस्थित तरीके से इस पर कैसे प्लान किया जाए। आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मनाएं त्योहार, कलेक्टर ने की अपील। शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। आपको बता दें कि 17 अगस्त को शांति समिति की बैठक डॉक्टर इलैया राजा टी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कलेक्टर ने कहा कि आगामी त्योहारों को आपसी सौहार्द एवं भाईचारे तथा अनुशासन के साथ मनाएं। कलेक्टर रीवा ने कहा कि त्योहारों में कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। त्योहार में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल न हो। त्योहारों के दौरान जुलूस निकालने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह से सार्वजनिक रूप से धारदार हथियार का प्रदर्शन न किया जाए। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। कलेक्टर ने कहा कि गणेश चतुर्थी के दौरान गणेश प्रतिमाओं का निर्माण कृत्रिम रंगों एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस से न किया जाए। प्रतिमाओं का निर्माण प्राकृतिक रंगों एवं मिट्टी से किया जाए। कलेक्टर के द्वारा निर्देश दिए गए कि आगामी त्योहार मुहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी एवं गणेश चतुर्थी के दौरान सड़कों की मरम्मत, साफ सफाई, नालियों की मरम्मत एवं साफ सफाई, सड़कों के गड्ढों की मरम्मत की जाए। त्योहारों के दौरान पेयजल एवं विद्युत की आपूर्ति सतत रूप से जारी रखी जाए। गणेश विसर्जन को चिन्हित कर घाटों पर प्रकाश व्यवस्था एवं तैराक दल तथा गोताखोर रहें। उन्होंने कहा कि इस दौरान सार्वजनिक प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। आयोजक गण अपने समुदाय में अनुशासन बनाए रखें। कोई भी व्यक्ति मदिरा पीकर न आने पाए, इस व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। उन्होंने कहा कि आयोजकों को आयोजन में शामिल व्यक्तियों की सूची भी रखना होगा। कलेक्टर ने कहा कि जन्माष्टमी त्योहार में रात्रि 11 बजे के बाद कोविड कर्फ्यू के कारण लोग एकत्रित नहीं होंगे। केवल वहां के पुजारी एवं सदस्य ही जन्माष्टमी त्योहार मनाएंगे। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का दल शहर में सतत रूप से भ्रमण करेगा। इसी प्रकार नगर निगम के अधिकारी पेयजल आपूर्ति तथा स्ट्रीट लाइट की मरम्मत कर प्रकाश व्यवस्था का सुनिश्चित करेंगे। बैठक में जिला पंचायत के सीओ स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर श्रीमती इला तिवारी, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, एसडीएम शैलेंद्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर अरविंद झा, डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक एवं शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया राजा टी से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी आने वाले ना 1 महीने ना पूरे त्यौहार का ना महीना है। मुहर्रम है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, रक्षाबंधन के ना त्यौहारें हैं। इसको लेकर आज है ना जिला शांति समिति की बैठक है ना ली गई है
सभी लोगों से ना एडमिनिस्ट्रेशन से ना कितने भी बेसिक चीज़ें होना है उसको लेकर हम लोग ने आश्वासन दिए हैं। उसके साथ साथ सभी पूरा आम जनता से हम लोग ये अपील की है कि कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ करना है। जुलूस है ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और 144 का ऑर्डर है ना ऑलरेडी इशूड है। मतलब एक धार्मिक स्थल में कितने लोग है ना हो सकते हैं और उसको है ना कोई भी प्रोग्राम के रूप में ना मतलब है ना किसी चीज़ में पब्लिक प्लेस में ना नहीं मनाने के लेकर भी ना निर्देश दिए हैं। सभी शांति समिति के सदस्य ने मतलब इसमें ना सहमति जताए हैं। इसके माध्यम से मैं सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ आप लोग है ना त्यौहार मनाए हैं बट उसके साथ साथ कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसको सही तरीके से पालन कराया जाए। उसका मास्क पहने, सैनिटाइज़र्स है ना उसमें ना हाथ है ना सोप के माध्यम से हाथ धोए, सैनिटाइज़र यूज़ करें और सामाजिक दूरी बनाए रखना है वो भी रखें और लार्ज लेवल पे कहीं भी है ना इकट्ठे ना हो। और हम लोग है ना कोविड के समय में अभी भी हैं। दूसरी लहर जब आई थी मतलब उस टाइम में ना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया है। सो तीसरी लहर की ना लगातार है ना संभावना जताया जा रहा है। सो इसलिए सतर्क रखना बहुत है ना ज़रूरी है। सो पुनः मैं अपील करता हूँ कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ही त्यौहार मनाए जाए। सतना में दबंगों की दबंगई आई सामने। एक युवक के साथ शर्मनाक एवं अमानवीय व्यवहार करते हुए जमकर मारपीट की गई। घटना नागौद कस्बे की है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर शशांक सिंह और सुजीत सिंह नामक युवकों सहित 4 लोगों ने संतोष पांडे को रोका और अपहरण कर कस्बे से दूर ले जाकर डंडे से पिटाई की गई। इतना ही नहीं, युवक रहम की भीख मांगता रहा, पैसा देने की बात भी करता रहा, लेकिन आरोपियों को कोई रहम नहीं आया और फिल्मी स्टाइल से थूक कर चाटने और पैर पर सिर रखवाने और छूने का लिए उन्हें मजबूर किया गया। साथ ही दबंगों के द्वारा शिकायत किए जाने पर उसे गोली मारने तक की धमकी दी गई। हम आपको बता दें कि विगत दिनों इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था, जिसे देखकर आम जनमानस को ऐसा लगा जैसे अपराधियों के बीच कानून का कोई भय नहीं रह गया और समाज में तालिबानी हुकूमत कायम हो गई है। आपको बता दें कि सतना जिले के नागौद कस्बे में रैकवार निवासी संतोष पांडे पत्नी का उपचार कराने बीते 15 अगस्त को बस स्टैंड के पास आया था। पत्नी को अस्पताल छोड़कर दुकान का सामान लेकर अपने गांव रवाना हुआ। इसी बीच रास्ते में शशांक सिंह ने कार सामने लगाकर संतोष को रोका और अगवा कर लिया। नागौद कस्बे से 1 किलोमीटर दूर बल्लाधार पुल के पास ले जाकर पहले जमकर मारपीट की और अमानवीय व्यवहार भी किया। आरोपी शशांक सिंह और सुजीत नाम के युवकों ने जमकर मारपीट की, जबकि एक साथी वीडियो बनाता रहा। दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि दिन दहाड़े वारदात को सोशल मीडिया में भी वायरल किया, पीड़ित के साथ अमानवीय व्यवहार किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। 2 दिन बाद पीड़ित ने नागौद थाने में शिकायत दर्ज कराई, मगर पुलिस ने सिर्फ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की रिपोर्ट लिखी। वहीं हम आपको बता दें कि नागौद थाना पुलिस ने सिर्फ एनसीआर दर्ज कर पीड़ित को थाने से भगा दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद जब पुलिस की किरकिरी हुई और पीड़ित व्यापारी ने एसपी से गुहार लगाई, तब 2 दिन बाद पुलिस द्वारा अपहरण, रंगदारी और जान से मारने की धमकी के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया। वहीं आपको बता दें कि सतना पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि सतना में युवक के साथ मारपीट कर थूक चटाने वाले आरोपियों को, जो वारदात को अंजाम देकर सीधी भाग गए थे, एसपी अंजुलता के नेतृत्व में सीधी कोतवाली प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गुंडई की पराकाष्ठा लागने वाले शशांक सिंह को लेकर पुलिस उनके घर सोनौरा पहुंची तथा उसके घर की तलाशी ली गई। वहीं पुलिस द्वारा बदमाशों की गांव में हथकड़ी पहनाकर जुलूस भी निकाला गया। वहीं हम आपको बता दें कि सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी शशांक सिंह बघेल के खिलाफ पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका की कार्रवाई का प्रस्ताव भी तैयार कर रही है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में पीड़ित संतोष पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। पैसा दे रखना, गोली मार दूंगा घर में घुस के। मैंने कानून हो ना जाइए अपना के पैसा कितनी देर में दे रहे हैं बताओ? 2 दिन का मैं मोबाइल दूसरा वीडियो बना। सामान लेने जा रहा था, उनको लेटा के अस्पताल में। इसके बाद वो आगे से आए, मैंने सीमेंट वालों को कुछ पैसा भी लिया था देने के लिए।
तो उन्होंने आए बोला पैसे दो। मैंने बोला किस बात के पैसे दूँ, आपका तो कोई मैं लेन देन नहीं कहे मेरा, मैंने आपको चीनता। तो मैं स्टीयरिंग पकड़े हुए थे तो मेरे हाथ पे उन्होंने एक राड मार दिया तो मेरी गाड़ी छूट गई। इसके बाद 2-3 राड वहाँ मारने के बाद मुझको चारों लोगों ने गाड़ी के अंदर बंद कर लिए और फिर ये बल्लाधार कचलोहा मोड़ पे ले आए। यहाँ पे मुझको बहुत मारे हैं, मार मार के जबरई मुझसे कहवा रहे थे कि जैसा हम कहें वैसा करो। तो मैं अपनी जान बचाने के लिए वो जैसा बोल रहे थे मैं वैसा कह रहा था। किस तरह की मारपीट की, थूक से चटाया भी? मुझको फिर जमीन में वो थूक रहे थे, बोले इसको चाटो जीभ लगा के, फिर अपने जूता वो बोले कि चूमो इसको जीभ लगा के, पैर पड़ो मेरे। मैंने बोला कि सब अपना जीवन बचाने के लिए मैंने ऐसा करता रहा। धमकी क्या क्या दी है? धमकी दिए, बोले कि मैं आपको गोली से मार दूंगा, यहीं काट के नदी बह रही है फेंक दूंगा, कोई पता नहीं पाएगा। जो कभी किसी से कहा या कि किसी थाने में FIR भी की तो मैं डर भूते कहीं नहीं गया था। फिर ऐसे कहने पर मैं थाने में एक FIR डाली हूँ। इसके बाद मैं सतना दवाई कराता रह गया हूँ साहब। आज कहाँ पर आए हो? आज मैं साहब SP ऑफिस पे आया हूँ, यहाँ पे अपनी मदद के लिए उनसे प्रार्थना करने आया हूँ। मेरी जान का खतरा है आपको? जी मेरे जान का खतरा हो, बार बार अभी भी फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं, मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है, अभी फ़ोन किए जी, बोलते हैं कि मैं गोली मार दूंगा यदि कहीं पे FIR कुछ भी किया, मीडिया उडिया कहीं बात किया तो मैं गोली मार दूंगा जी। वहीं घटना को लेकर रीवा क्षत्रिय समाज ने भी नाराजगी व्यक्त कर कठोर से कठोर सजा दिए जाने की मांग की है। सतना में गुंडों की इस तालिबानी हरकत का विरोध करते हुए क्षत्राणी संगठन की सुधा सिंह बघेल द्वारा रीवा के पुराने कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए नागौद की घटना की तीव्र भर्त्सना करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की बात कही है। क्षत्रिय महासभा द्वारा आरोपियों के अमानवीय कृत्य की निंदा करते हुए उनके द्वारा पूरे समाज को कलंकित किए जाने की बात कही है तथा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग संगठन द्वारा की गई है। प्रस्तुत है क्षत्रिय समाज से सुधा सिंह बघेल और आलोक सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। मैं सुधा सिंह बघेल क्षत्राणी संगठन से हूँ, ये हमारी पूरी टीम है। बात के लिए यहाँ पर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं वो है कल जो घटना घटित हुई है सतना जिले के नागौद ब्लॉक में शशांक सिंह सोनौरा के द्वारा उनके साथियों के द्वारा किसी एक ब्राह्मण लड़के के साथ जो कृत्य किया गया है उसका हमारा पूरा क्षत्रिय समाज जो भी है घोर विरोध करता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह से कृत्य अपने समाज में हो, जिसका बहुत ही गलत रिजल्ट सबके पास जाए। ये सब हमारे सनातन में, हमारे धर्म में, ये हमारे संस्कार नहीं कहते हैं कि आप किसी के साथ ऐसा घिनौना वक्तव्य करो, कार्य करो, घृणित कार्य करो, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हम यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि बात यहाँ राजपूत की आ गई कि शशांक सिंह बघेल मतलब क्षत्रिय समाज से हैं, तो ऐसा नहीं कि क्षत्रिय समाज से हैं तो इस कार्य के लिए क्षत्रिय समाज उनका समर्थन करेगा, कतई नहीं करेगा। क्षत्रिय समाज हर उस अच्छे कार्य के लिए समर्थन करेगा जो उस लायक है। उनके इस कृत्य ने समूचे समाज को, क्षत्रिय वर्ग को कलंकित किया है। मेरा नाम आलोक सिंह परिहार है। मैं हिंदू क्षत्रिय वाहिनी रीवा का एक छोटा सा सिपाही हूँ और सबसे पहले मैं उन ब्राह्मण भाइयों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरा पूरा संगठन क्षमा चाहता है कि जो घटना हुई है अभी कल की डेट में तो दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। और आपने सज़ा के लिए पूछा तो मैं ये चाहता हूँ कि इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे। रीवा कॉफी हाउस में अति दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक संघ ने आरक्षण के मुद्दे पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए 18 अगस्त को डॉक्टर NC चौरसिया एवं डॉक्टर IMP वर्मा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों की दशाओं को सुधारने के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था। संविधान में आर्थिक पिछड़ों के लिए जिक्र नहीं किया गया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने 13 अगस्त वर्ष 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की गई थी। तब सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा विरोध करने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया गया था। तत्पश्चात
16 नवंबर 1992 में क्रीमी लेयर के साथ सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण लागू किया गया था। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछड़े वर्ग की 2006 में उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आरक्षण की सीमा 50% से अधिक न हो, इसके लिए 27% परीक्षणों को आरक्षण दिया गया, क्योंकि 22.5% आरक्षण पूर्व से ही अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए था। शेष 27.5% आरक्षण में से 27% पिछड़े वर्ग को, जिनकी 3,743 जातियों को दिया गया। वर्तमान में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से गरीब सामान्य वर्ग को दिया गया है, जिसमें 50% की सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आरक्षण की सीमा खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने शपथ पत्र में उच्च न्यायालय जबलपुर में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या 50.9% होने का जिक्र किया है एवं वर्तमान में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजातियों की संख्या 36.7% है। इस प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की जनसंख्या मध्य प्रदेश में 86.79% है। सामान्य वर्ग की संख्या 10% से कम है, जिसे 10% आरक्षण प्राप्त है एवं 50.09% पिछड़े वर्ग को 14% आरक्षण दिया जा रहा है। इस प्रकार सामान्य वर्ग पिछड़े वर्ग की 36.09% शासकीय नौकरियों को खो रहा है। वहीं इनके द्वारा कहा गया कि आर्थिक आधार संवैधानिक नहीं है, इसलिए हम क्रीमी लेयर हटाने की मांग करते हैं और 50% आरक्षण सीमा संवैधानिक नहीं रह गई, इसलिए ओबीसी को उनकी संख्या अनुपात के अनुसार 50.09% आरक्षण दिया जाना चाहिए। प्रस्तुत है इस संबंध में पत्रकार वार्ता के अंश। जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग बना। वह अध्ययन करने के लिए बना था कि आरक्षण के बाद किन लोगों को फ़ायदा मिला, किन लोगों को, मतलब किन जातियों को फ़ायदा मिला, किन जातियों को फ़ायदा नहीं मिला। तो वो हम चाह रहे हैं कि वो प्रतिवेदन आए कि आरक्षण के बाद किन लोगों को फ़ायदा मिला और जो वंचित लोग रह गए हैं कतिपय कारणों से। आपके सबके नज़र में है कि चाहे एससी के आरक्षण की हम बात करें कुछ लोगों तक सीमित है, या एसटी की बात करें तो कुछ लोगों तक सीमित है, ओबीसी के आरक्षण की बात कुछ लोगों तक सीमित है। तो जो साधन संपन्न लोग हैं वो आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो विपन्न लोग हैं वो आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं। तो इस देश के अंदर 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी ने एक फार्मूला दिया था। उन्होंने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को भी 2 टुकड़ों में कर दिया, ओबीसी एंड एक्सट्रीम ओबी माने बीसी, अति पिछड़ा। वहाँ पर ट्राइब नहीं है, बिहार में ट्राइब नहीं है, इसलिए उन्होंने दलितों के भी आरक्षण को 2 कर दिया, दलित अति दलित। तो उसका फ़ायदा हुआ कि जो जीतन राम मांझी जैसे लोग उभर के सामने आ गए, है ना। ऐसे मैंने कमज़ोर वर्गों के लोगों को भी शासन प्रशासन में जाने का मौका मिला। तो हम चाह रहे हैं जस्टिस रोहिणी की प्रतिवेदन आए, यह सब जनता जाने, देश जाने कि इस देश में आरक्षण का फ़ायदा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाए, कुछ लोगों तक सीमित। आरक्षण का जो मंशा है वो सबको उसका फ़ायदा मिले, तो वो रिपोर्ट आ जाए और कर्पूरी ठाकुर फार्मूला जो है उसके तहत जो आरक्षण है वो विभाजित हो जाए, ताकि अति दलित, अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े आदिवासी जो हैं उनको भी आरक्षण का फ़ायदा मिल जाए इस 75 साल के आज़ादी में। एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, ये एक कैटेगरी है। मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग की जो पॉपुलेशन है वो 10% से कम है। मध्य प्रदेश में आरक्षण कितना दिया गया है? 10% दिया गया है। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों की संख्या, सरकार ने हल्फनामा दिया है हाई कोर्ट में, हल्फनामा में बताया है कि 50.09% है। 50 आरक्षण कितना मिला है? 14%। इसका मतलब 36 समथिंग जो बचता है वो सामान्य वर्ग के कोटे में जा रहा है। ये बताइए, समान वर्ग के कितने पढ़े लिखे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो भी आप बोले नौकरी देने का जिम्मा सरकार ने। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो उपलब्ध सरकारी नौकरियां हैं, उसमें एससी को जितना हिस्सा बनता है, एसटी को जितना हिस्सा बनता है,
पिछड़ा वर्ग का जितना हिस्सा बनता है, सामान्य वर्ग का जितना हिस्सा बनता है, अल्पसंख्यक का भी जितना बनता है उसको मिलना चाहिए। जैसे आरक्षण पे, जैसे आपका समाज हो गया, SC ST हो गया, क्या उस पर आरक्षण में सामान्य जाता है? आरक्षण मिलता है सामान्य को आपके ऊपर? सामान्य को हमारा SC ST OBC कोटे में नहीं मिलता है। और सामान्य क्या आपका नहीं मिलता है? सामान्य को SC ST OBC कोटे में नहीं मिलता है, पर सामान्य की हिस्सेदारी एज पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से 10% से कम बन रही है। पर आज के तारीख में आंकड़े ये बताते हैं कि सामान्य की हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में 60% के आसपास है। ये सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, ये पेपर भी हमारे पास है। मेरा आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। स्टार समाचार प्रस्तुत करता है विंध्य का अब तक का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर 18 से 20 अगस्त यूकेएस पैलेस रीवा में। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक।